Hello, dosto. Jai Hind. I'm Kalki Joshi. I'm gonna read this chapter in front of you and make you understand in Hindi as well. As you all know that I'm doing this series of making the videos for NCERT textbook of class 6th Social Science. Today we are gonna do this chapter number 6, the beginnings of Indian civilization. दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं इस सारे वीडियो सीरीज़ में आपको हर एक चैप्टर सीबीएसई की नए बुक जो हैं उनको हिंदी में समझाने वाला हूँ। चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? At the end of chapter 4, we saw that the first human groups settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization. तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि हम पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो हमारे मनुष्य की जो सिविलाइजेशन है, जो जो एक साथ लोग बसे हुए हैं, तो वो खेती करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, उन्होंने नए नए टेक्निक शुरू कर दिए थे। तो कौन कौन सी टेक्निक? कंस्ट्रक्शन मतलब ऑब्वियसली घर बनाना, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट। एंड ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मेटलर्जी इट इंक्लूड्स द टेक्निक्स of extracting metals from nature, purifying or combining them as well as the scientific study of metals and their properties. तो ये होता है कि मतलब जो मेटल से हम लोग निकालते हैं ना, उनके पदार्थों को खोज कर एक नया मेटल का आविष्कार करना, या वो मतलब मेटलर्जी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिविलाइजेशन की तरफ जा रही थी। What then is civilization? In general, the term is used for an advanced stage of human society. To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics. First, some form of government and administration to manage a more complex society and its many activities. Second, urbanism, town planning, the growth of cities and their management, which generally includes water management and drainage system. Third, a variety of crafts, including the management of raw materials such as stone or metal, and the production of finished goods such as ornaments and tools. Fourth, trade both internal within a city or a region and external with distant regions or other parts of the world to exchange all sorts of goods. Fifth, some form of the writing, okay, needed to keep records and to communicate. Sixth, cultural ideas about life and the world expressed through art, architecture, okay, literature, oral traditions, or social customs. Seventh, a productive agriculture enough to feed not just the villages but also the cities. So I think these are the few seven points. दोस्तों ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि हम सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो वो सिविलाइजेशन एक ऐसा स्टेज है जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य का एक एडवांस स्टेट हो गया, क्योंकि पहले हम लोग है ना अलग अलग रहते थे, तो कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो सिविलाइजेशन में क्या है ये बताया कि अगर इन सातों में से कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन है। कोई भी मनुष्य का जो यहाँ भी रुके हुए हैं, तो पहला क्या है कि कोई वहाँ पे ऐसा संस्था होना चाहिए या फिर ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जो कि वहाँ पे एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, और दूसरा क्या है? अर्बनाइजेशन मतलब टाउन प्लानिंग हो। वहाँ पे जो शहर शहर जो बसते हैं तो उनका प्लानिंग होता है वहाँ पे, है ना। अलग अलग जगहों पे पानी मिलती हैं और कहाँ पे क्या मिलता है, बाजार होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है। और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह मतलब नाला वगैरह, है ना। और वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, तो ये हो गया। थर्ड क्या है कि मतलब वहाँ पे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की मतलब बात की गई है कि अलग अलग कोई गहने बन रहे हों, तो इन सब चीज़ों को हम कह सकते हैं। तीसरा हो गया। फिर चौथा है ट्रेड, मतलब वहाँ पे व्यापार होना चाहिए दोस्तों। एक शहर में अपने खुद का व्यापार भी होना चाहिए और उस सिविलाइजेशन का दूसरे देश के साथ या फिर दूसरे सिविलाइजेशन के साथ भी व्यापार होना चाहिए। और अगला है राइटिंग, मतलब कुछ लिखित में होना चाहिए। जैसे कि हमने पिक्टोग्राफी देखा होगा, है ना, वो हड़प्पन का ही है ना वी टॉकिंग अबाउट। तो एंड चौथा क्या है? कल्चरल आइडियाज़, मतलब उनके वो लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या कोई धर्म फॉलो करते हैं, क्या कोई लिटरेचर लिखते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो एंड देन आखिरी है
एग्रीकल्चर, ओके, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर मतलब वो इतना खेती करने के काबिल होने चाहिए कि मतलब वो खुद ही नहीं बाकी लोगों को भी खिला सके। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट दोस्तों अगर रहेगा तो हम इनमें से कोई एक रहेगा तो हम कहते हैं क्या है कि दैट इज़ अ सिविलाइजेशन। Let's move to next. It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. But when did civilization begin? In the sense we have now defined, civilization began at different times in different parts of the world in the region known as Mesopotamia, modern Iraq, and Syria. That happened about 6,000 years ago. And the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. You will learn about these and a few more civilizations in a later grade. In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contributions and advances of those ancient civilizations. तो दोस्तों क्या कह रहा है कि हमने जो ऊपर अभी 7 चीज़ों को देखा है, ठीक है, तो वो हम आज के ज़माने में हर एक देश या फिर हर एक शहर में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिविलाइजेशन शुरू कब हुआ हमारे मनुष्य के लाइफ में, है ना? तो ये बता रहा है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग समय में सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। जैसे कि मेसोपोटामिया जो अभी मॉडर्न इराक एंड सीरिया का भाग है ना? तो वो लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है। एंड जो एंशियंट इजिप्ट है तो वो कई सदी कह सकते हैं, मतलब है ना, फ्यू सेंचुरीज, मतलब उसके बाद ही शुरू हुआ था। 6000 साल के फ्यू सेंचुरीज के बाद। ठीक है, और आगे बस इतना ही। ओके, फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इज़ वेयर आवर स्टोरी बिगिंस। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग भारत का सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ था और हम भारत के जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसको हम लोग गौर करेंगे, उस पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज़ अराउंड 4000 BCE, क्योंकि 6000 से पहले तो ऑलमोस्ट 2000 साल CE में आ गए, कॉमन एरा में आ गए, है ना, और 4000 साल पहले आ गए तो ऑब्वियसली BCE में हो जाएंगे 4000 साल, मतलब 4000 BCE, बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। एंड उसी को देखिए 3000 BCE के कुछ दिन बाद मतलब बिगिनिंग ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुए। एंड इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं दैट इज़ अराउंड बिटवीन बिफोर 2000 BCE। चलिए ये टाइमलाइन था दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम विलेज टू सिटी, the vast plains of the Punjab, today divided between India and Pakistan, and Sindh, now in Pakistan, are watered by the Indus River and its tributaries. Okay, this made those plains fertile and therefore favorable to agriculture. A little further easy, a few millenniums ago, another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of Himalayas through Haryana, Punjab, parts of Rajasthan, and Gujarat. In this whole region, from about 3500 BCE, villages grew into towns, and with increasing trade and other exchanges, those towns further grew into cities. This transition happened around 2600 BCE. तो दोस्तों इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जो जो पंजाब का प्लेन्स है ना, तो मतलब उसके कुछ भाग भारत पाकिस्तान में भी है, और सिंध जो कि पूरी तरह पाकिस्तान में है। तो ये पूरा जो एरिया है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से मतलब पानी पहुंचता था या फिर वो लोग पानी यूज़ करते थे वहाँ के लोग। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का लैंड बहुत ही फर्टाइल था, तो यहाँ पे लोग मतलब बसना शुरू किए थे। ठीक है, और उस समय एक और सरस्वती नदी भी थी जो मतलब बहती थी हिमालय के फुटहिल से, एंड देन हरियाणा पंजाब होते हुए राजस्थान गुजरात में जाके वो समुद्र से मिल जाती थी। ठीक है, तो वो जो था अराउंड 3500 BCE। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि जो गांव थे वो शहर में बदल गए, क्योंकि जहाँ पे व्यापार बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो शहर में बदलते जाता है, तब्दीली हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे कई मतलब व्यापार होना शुरू हुए, एंड देन वही टाउन्स बड़े सिटी हो गए। ठीक है, तो ये जो सिटी हो बदल गए थे जो टाउन्स, वो अराउंड 2600 BC। यही था पहला पैराग्राफ में दोस्तों। आगे चलते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट gave this civilization several names such as Indus, Harappan, Indus Saraswati, or Sindhu Saraswati civilization. We will use all these terms. Its inhabitants are called Harappans. It is one of the oldest civilizations in the world.
तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट जो है इस सिविलाइजेशन को मतलब कई नामों से बुलाते हैं लोग, जैसे कि इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सारे मतलब ही सही है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है। एंड इसको मतलब यहाँ के लोगों को जो रहते थे इस सिविलाइजेशन में उसको हम लोग हड़प्पन्स बोलते थे। ठीक है, तो ये दुनिया का एक कई मतलब पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। ठीक है, दैट्स इट। लेट्स दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इस डेवलपमेंट को मतलब इस बदलाव को हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों ये मैप आप देख सकते हैं जो मतलब टोटली बताता है कि कौन कौन से मतलब मेन सेटलमेंट कौन कौन से हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ठीक है, आप इसको आप देख लीजिएगा, जो भी इलाके हैं, बालाकोट, मोहनजोदारो, ओके, लखानजोदारो, दिस इज चन्हूदारो। नेक्स्ट साउथ में आते हैं, मतलब साउथ की तरफ आते हैं तो खिरसारा, नागेश्वर, देन धोलावीरा, ओके, नागवाडा, बगासारा, लोथल, है ना। सिमिलरली अब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम क्या आएगा, ये देखिए, गनवीरवाला, करनपुरा, भीराना, फरमाना, रखीगढ़ी, रूपनगर, मंडा, हड़प्पा, मूसाखेल। दोस्तों इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे जैसे हड़प्पा हो गया, है ना। एंड देन यहाँ पे मोहनजोदारो, एंड यहाँ पे लोथल भी इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए इस चैप्टर को हम आगे चलते हैं, और भी चीज़ें देखेंगे इसमें कि मतलब कहाँ क्या क्या है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये इस पर्टिकुलर टेबल में दिखाया है कि हड़प्पन सिटी में वो क्या नाम था और अभी फ़िलहाल में क्या है। धोलावीरा जो है अभी पंजाब हो चुका है, हड़प्पा है जो अभी गुजरात है, एंड कालीबंगन है वो सिंध यानी कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो हरियाणा में है, एंड वी हैव रखीगढ़ी इन राजस्थान। चलिए दोस्तों, इस सरस्वती रिवर की बात की जा रही है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको, है ना। इट्स नॉट अ बिग डील। सो द मैप shows the Indus or Sindhu and its five main tributaries. Important cities grew along those rivers, such as Mohenjo-daro and Harappa. But there are also many sites along the Saraswati River, which today goes by the name of Ghagar in India and Hakra in Pakistan. Hence, the name Ghagar Hakra River. This river now seasonal because it flows only during the rainy season. अच्छा, तो ये मैप की बात करें दोस्तों, कि जो जो मैप ऊपर था, है ना, उसमें इंडस रिवर की बात, इंडस रिवर दिखाया गया, उसके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके, जिसकी वजह से मतलब शहर जो हैं बड़े थे, जिसकी मोहनजोदारो एंड हड़प्पा और भी दूसरी जगह। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स, ओके, तो और भी अलग जगह हैं, मतलब जो सरस्वती रिवर जो आज जो है घाघर एंड हाकरा पाकिस्तान में, ये मतलब उसके नाम से जाना जाता है। तो इस नदी को मतलब टुगेदर हम लोग बोलते क्या है, घाघर हाकरा रिवर। ठीक है, तो अब ये नदी जो है सीजनल हो गई है, क्योंकि जब बारिश होगी तभी वो बहती है। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेदा, an ancient collection of prayers which we will read about in chapter 7. In this text, Saraswati is worshipped both as goddesses and as a river flowing from the mountain to the sea. Later text describe the river as drying up and eventually disappearing. तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि पहली बार सरस्वती रिवर को ऋग्वेदा में मतलब उनका नाम आया था, और उसको हम लोग नदी के रूप में ही पूजते हैं और भगवान के देवी के रूप में भी, दैट्स इट। ठीक है, और फिर बाद में उस हमने देखा कि वो सूख भी रहा था, तो उसको भी डिस्क्राइब किया गया था कई टेक्स्ट में। आगे चलते हैं, टाउन प्लानिंग। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. Several cities followed in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. दोस्तों यहाँ के बता रहा है कि जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैं अभी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, तो ये दो पहले ऐसे शहर थे जो कि सिविलाइजेशन का मतलब डिस्कवर हुए थे, मतलब हमें मिले थे, हमने खोजा था उसको। ठीक है, तो 1924 में ये खोजा गया था। तो इसीलिए मतलब उसके बाद फिर हमने इंडस का बाकी जगहों को मतलब मिलना शुरू हुआ, तो इसकी वजह से ही हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस प्लेन में था। Later on, other major cities such as Dholavira, that's in Gujarat, and this Rakhigari in Haryana, and Ganveri Wala
in a Cholistan desert of Pakistan, and hundreds of smaller cities such as Lothal in Gujarat were discovered, some of them excavated. Such discoveries continue even today. It is interesting to note that the Saraswati Basin includes not only two major cities, Rakhighari and Gandiwala, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and a few towns, Birana and Banawali, both in Haryana. Indeed, the map, that's page number 89 and figure 6.3, makes clear the high density ऑफ साइट्स इन दैट रीजियन। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है ना, कि मतलब बाकी जगह जो भी हमने डिस्कस किया अभी, धोलावीरा हो गया, रखी घरी हो गया, या फिर गनवेरी वाला हो गया, है ना, और इफ़ नॉट और भी कई जगह जैसे कि लोथल हो गया, तो ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई। ठीक है, आज भी मतलब कंटिन्यू है, क्योंकि आज भी वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से मतलब सरस्वती का जो, नॉट ओनली, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, तो रखीगढ़ी एंड गनी वाला हो, वो भी मतलब सरस्वती के तट पे ही था, सरस्वती नदी के तट पे था। ठीक है, जो हरियाणा एंड राजस्थान में आते हैं। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। द लार्जर हरप्पन cities were built according to precise plans. They had wide streets, okay, which were often oriented to the cardinal directions. Most cities seem to have been surrounded by fortifications and had two distinct parts: the upper town, where the local elite probably lived, and the lower town, where the people lived. दोस्तों, इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जो हड़प्पन सिटीज़ के जो लार्जर पार्ट थे, ठीक है, तो वो मतलब प्रिसाइज ही था, मतलब सॉरी, प्रिसाइजली प्लेन्स था। ठीक है, सो वहाँ पे जो गलियाँ थी, या फिर आप कह सकते हैं क्या, स्ट्रीट्स, मतलब हाँ ऑब्वियसली गलियाँ हो गई, या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ सिम टू हैव सराउंडेड बाय द फोर्टिफिकेशंस, तो उनको जो है चारों तरफ से दीवार लगाए गए थे। ठीक है, और उनके मतलब दो अलग अलग पार्ट थे, पर्टिकुलर सिटी के दो अलग पार्ट थे, अपर टाउन एंड ऑब्वियसली जिसको मतलब एलिट जहाँ पे रहते थे, क्योंकि वो ऊंचा था थोड़ा, एंड लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड। ऐसा देखा गया था जब खुदाई हुआ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। Some large buildings seem to have been used for collective purposes. For instance, warehouses where goods to be transported were stored. Individual houses of various sizes lined the streets and the smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. All those buildings were generally made of bricks. तो दोस्तों इस पैराग्राफ में क्या क्या, मतलब कुछ ऐसे वहाँ पे बिल्डिंग्स थे, ठीक है, जहाँ पे मतलब कलेक्टिव यूज़ के लिए होता था, मतलब दोनों अपर टाउन एंड लोअर टाउन दोनों के लिए। ठीक है, सो वो क्या था, वो ऐसा सीन था दोस्तों कि जैसे कि कुछ वेयर हाउस हो गया, है ना, जहाँ पे खाना स्टोर करते थे लोग, खाना या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेड जो भी चीज़ें होंगी वो स्टोर होंगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि कोई भी घर हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब में एक तरह का ही कंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, एंड ब्रिक्स भी, मतलब ब्रिक्स यूज़ हुए थे, ऑल सिमिलर काइंड ऑफ ब्रिक्स। The purpose of some of the structures remains a matter of debate. Okay, this is the case of the famous Great Bath in Mohenjo-daro, a small but elaborate tank which measures about 12 into 7 meters and had waterproofing material such as natural bitumen, a form of a tar, applied on top of carefully laid out bricks. The tank, hold on dosto, was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. दोस्तों इसमें क्या कह रहा है देख सकते हैं आप, कि मतलब कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जो उस समय बनाए गए थे, वो काफ़ी मतलब आज के भी बहुत उस पर बहस चलता है। ठीक है, जैसे कि द ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में बना था। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो 12 मीटर लंबाई है, 7 मीटर, है ना, 12 into 7 उसका चौड़ाई, ये इतना था। एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल, मतलब एक तरह से वो क्या था कि वो टंकी के जैसा था। ठीक है, जहाँ पानी भरा हुआ था, उसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज़ किया गया था। ठीक है, जैसे कि नेचुरल बिटुमिन। ठीक है, तो वो मतलब एक तरह से टार है जिसकी वजह से पानी जो है सोखता नहीं था, है ना, और वहाँ पे स्टोर हुआ रहता था।
तो वो मतलब ऑब्वियसली उसके ऊपर अप्लाई करके मतलब उस स्टार जैसे चीज़ को अप्लाई करते थे उस ब्रिक्स पर, है ना? देख सकते हैं आप इसको। ये दूसरा एरिया है, मतलब ये वाइड स्ट्रीट ऑफ आदि कालीबंगन राजस्थान इन द लोअर टाउन एरिया, ठीक है। एंड द हाउसिंग एरिया इन डोलावेरा विद द परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स। तो ये दोस्तों हमने जो ऊपर पढ़ा है उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फोटो में दिखा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर आगे क्या था, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट बाथ, है ना? तो उसमें क्या था कि मतलब उसमें स्मॉल रूम्स थे अगल बगल में ग्रेट बाथ के, क्योंकि वहाँ पे चेंज करने के लिए लोग कपड़े चेंज करने के लिए यूज़ करते होंगे, है ना? और एक ऐसा मतलब नली निकाला गया था एक कॉर्नर में जहाँ से उस ग्रेट बाथ के पानी को निकाला जा सके या फिर उसको दोबारा भर सके, है ना? ताकि पानी, शुद्ध पानी से लोग दोबारा नहा सकें। What is the purpose of such structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations. A public bath for people, a bath for royal family only, or a tank used for religious rituals. The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city, most houses had individual bathrooms. तो दोस्तों मतलब क्या बता रहा था कि मतलब इस स्ट्रक्चर का हमारा क्या मतलब था, ठीक है, क्यों ये बना था स्पेसिफिकली, क्या ये मतलब सबको एक साथ नहाने के लिए बनाया गया था या फिर ये केवल राजाओं को नहाने के लिए बनाया गया था, यानी कि रॉयल फैमिली के लिए, या फिर ये ऐसा मतलब कभी कोई रिचुअल होता था या फिर जब भी एक साथ, है ना, रिलीजियस रिचुअल होगा तो उस समय लोग इकट्ठा होकर ऐसा कुछ करते होंगे, है ना? तो ये तो अभी तक मतलब ये तो मतलब अभी तक सोच में हम क्यों पहुँचे हैं, क्यों? क्योंकि मतलब हर एक घर में, जो भी उस सिटी में घर था, सबके पास अपने इंडिविजुअल बाथरूम थे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। वाटर मैनेजमेंट। द हड़प्पन्स गिव मच इम्पोर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लिनलीनेस. They often had separate areas for bathing in the homes. Okay, these were connected to a larger network of drains which generally ran below the streets and took the waste water away. तो दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि हमारे जो हड़प्पन वाले लोग थे, ठीक है, हालांकि आज के हम भारतवासी, आई डोंट नो, मैनी ऑफ अस एंड डेफिनेटली आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ऑलमोस्ट ओके हैविंग गिविंग अ जीरो नेग्लिजेंस ओके टुवर्ड्स द वाटर मैनेजमेंट एंड उनके उनको हम लोग कैसे बचाते हैं। देखिए हमारे पूर्वज मतलब उस समय कितना पानी को लोग रेस्पेक्ट देते थे, उसको बचाया करते थे, उस उसको एक रिसोर्स की तरह पूजा करते थे, है ना? तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया दोस्तों कि वाटर मैनेजमेंट के लिए और क्लीनिनेस, साफ सफाई को बहुत हड़प्पन ध्यान दिया करते थे, ठीक है। उनके उनका नहाने का अलग अलग था एंड अलग अलग मतलब बाथरूम्स थे, और वहाँ से कनेक्टेड जो नालियाँ निकलती थी उनके घर से, और वो फिर एक साथ मिलके शहर के बाहर लेके जाया करती थी, ठीक है। ऐसा था उस समय, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन था, नाली वगैरह बनाया गया था। ये ड्रेनेज सिस्टम लोथल गुजरात का ये पिक्चर दिखा हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं। इन मोहेंजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स, बट इन अदर रीजन्स इट मे हैव बीन फ्रॉम ponds नियर बाई स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड reservoirs. Okay, in the case of Dholavira in the Rann of Kutch in Gujarat, the largest reservoir measured 73 meters in length. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि मोहनजोदारो में क्या था कि पीपल मतलब वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, तो वो उनके पास कुआँ था, ठीक है, जो कि पत्थरों से बना था। पत्थर मतलब ऑब्वियसली ईंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ब्रिक्स। तो उससे बना था कुआँ, और कुएँ से लोग पानी निकालते थे। लेकिन दूसरी जगह जो है वो या तो तालाबों से निकालते थे या फिर कहीं पानी की बहाव है ना, स्ट्रीम से, तो वहाँ पे कहीं कहीं जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे लोग बना दिया करते थे रिजर्वियर। रिजर्वियर दोस्तों मतलब एक तरह से मैन मेड पॉइंट हो गए थे, लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस, ओके, वेयर वाटर इज स्टोर्ड। तो ह्यूमन मेड रिजर्वियर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वही डेफिनेटली जो खुद खुद खोद कर मतलब उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ में है ना, इन धोलावीरा, तो वहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्वियर था, दैट्स मेजर्ड अराउंड 73 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। दैट्स ऑल दोस्तों, ये सब इसी में यही है। दोस्तों आप मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द ओके दिस चैनल एंड डू शेयर विद द पीपल जिसको मतलब इस चैप्टर में पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट को भेजिए, ओके। एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको कुछ डाउट होता है या फिर कुछ करेक्शन करना है मुझे, आई एम ओपन टू सजेशंस। आप प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एट धोलावीरा at least six large reservoirs were built with stones or even cut into the rock. Most of them were connected through
अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धोलावीरा में क्या है, वहाँ पे तकरीबन मतलब 6 कम से कम मतलब लार्ज पाउंड मिले, पाउंड जो कि खुद बनाए गए थे। ठीक है, उसको मतलब स्टोन्स से काट के बनाया गया था, उसको रॉक्स मतलब पत्थरों को के बीच में काट के बनाया गया था। ठीक है, और फिर वो सारे अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि मतलब पानी वहाँ से आराम से निकल सके, सबको पहुँच सके, है ना। चलिए दोस्तों, और सबको मतलब या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑब्वियसली यही था। अब चलते हैं, व्हाट डिड हरप्पन्स ईट। ऑब्वियसली अब रहना शुरू कर दिया, नहाना शुरू कर दिया, अब तो खाना भी जरूरी है ना। सो व्हाट डिड द हरप्पन्स ईट? The Harappans created many of their settlements along the banks of large or small rivers. This is a logical choice, not just for easy access to water, but also for agriculture, since rivers enrich the soil around them. Archaeological findings have shown that the Harappans grew cereals like barley, wheat, and some millets, and sometimes rice, in addition to pulses and a variety of vegetables. They were also the first in Eurasia to grow cotton, which they used to weave into clothes. They made farming tools, including the plow, some of which continue to be used by the modern days farmers. दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि हालांकि हमारे जो हड़प्पन के लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, तो वो नदियों के पास क्यों बस रहे थे? क्या केवल पानी के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पानी के नज़दीक के जो सॉइल थे वो काफ़ी फर्टाइल थे, जहाँ पे हम तरह तरह के चीज़ें रोप सकते थे, लगा सकते थे। ठीक है, जैसे कि उस समय देखिए हमने बार्ली, व्हीट एंड मिलेट्स, ये सारी चीज़ें, और भी राइस भी, ओके ऑब्वियसली राइस भी उन्होंने लगाया होगा। और कई तरह के मतलब दाल और सब्जियां भी उन्होंने रोपा होगा, जो कि वो खाया करते थे। ठीक है, और यही नहीं, वो कई अलग तरह के मतलब फार्मिंग के टूल्स भी बनाए थे, जैसे कि हम प्लो यानी हल हो गया, है ना। देख सकते हैं फोटो में दिया हुआ दोस्तों, ऑफ स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ ए प्लो फ्रॉम बनवाली इन हरियाणा। ये हल की बात है जो हम लोग खेती में यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। This intense agriculture activity was managed by hundreds of small rulers, sites, or villages. Then, as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on daily basis. ये तो हमेशा की यही कहानी है दोस्तों, मतलब किसान के बिना हम कैसे रह सकते हैं, है ना। तो ये क्या दोस्तों कि गांव में किसान जो है अपना खेती करते थे और काफ़ी फसल जो उपजाते थे, और वो सारे खाने जो है मतलब अपने गांव वाले भी इस्तेमाल करते थे, और वो शहर वालों के पास भी जाता था। इनफैक्ट वो लोग मतलब उस पर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। द हरप्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजम्पशन एंड फिश्ड बोथ इन रिवर्स एंड इन द सी। This is known from the large number of animals and the fish bones found during excavations. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जो हम हड़प्पन्स थे वो मतलब कई जानवरों को पालते थे। ठीक है, उनको मतलब मीट उनसे लेने के लिए, और मछलियाँ भी पकड़ते थे नदियों और समुद्र दोनों में। ठीक है, ये हमने देखा है कैसे कि उनके मतलब ऑब्वियसली उनके कुछ पाए थे जब खुदाई हो रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो हमने देखा था वहाँ पे थे मतलब जानवरों के कंकाल थे, अन्य मछलियों के आप कांटे कह सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? साइंटिफिक examinations of clay pots have provided some answers, both expected ones, dairy products, and surprisingly, okay, the ones such as remains of turmeric, ginger, and banana. क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स। ठीक है, तो दोस्तों जो कुकिंग पॉट्स थे वो क्यों इस्तेमाल होते थे? ठीक है, वो क्या इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल करते थे? तो साइंटिफिक जब एग्जामिनेशन हुआ तो उन्हें पता चला कि मतलब उनमें तरह तरह के थे, कहीं में डायरी प्रोडक्ट्स है मतलब दूध दही मट्ठा यही होगा, है ना। एंड और भी कुछ अजीबो गरीब थे मतलब जो हमें सरप्राइज कर देंगे, जैसे कि ऑब्वियसली टर्मरिक, ठीक है, एंड जिंजर अदरक हो गया, एंड बनाना केले हो गए। तो केले, ठीक है, केले क्यों रख रहे हैं उसमें, यानी हाउ रखते होंगे लोग, है ना। तो काफ़ी अलग था उनका। दैट्स ऑल, आगे चलते हैं। अ ब्रिस्क ट्रेड। द हड़प्पन्स वर engaged in active trade not only within their own civilization, other cities nearby or far away, but with other civilizations and cultures within and outside India. They exported
ornaments, timber, some objects of a daily use, probably also gold and cotton, and possibly some food items. The most favored ornaments were beads of carnelian, okay, a reddish semi-precious stone found mostly in Gujarat. Harappan craftspeople developed special techniques to drill them so a strong could pass through them and to decorate them in various ways. They also worked conch shells into beautiful shells bangles, which requires sophisticated techniques as shell is a hard material. What the Harappans imported in exchange of the exported goods is not so clear. It probably included copper since this metal was not so common back home. तो दोस्तों इस दो पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि जो हड़प्पन्स थे वो मतलब डेफिनेटली बहुत ही एक्टिव थे अपने व्यापार में, ठीक है। केवल अपने ही देश के शहरों में नहीं बल्कि दूसरे देश के शहरों के साथ भी, ठीक है। और वो बहुत ही एक्टिव थे, मतलब वो क्या क्या बेचते थे, वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। तो ऑब्वियसली कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए, है ना, एंड टिम्बर एंड सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज भी करते थे। तो पॉसिबली गोल्ड है, कॉटन है ना, और कोई फूड आइटम्स भी थे जो कि वो भेजा करते थे, ठीक है। और दोस्तों ये फिर एक ऐसा स्टोन था जिसको हम लोग रेडिश सेमी प्रीसियस स्टोन हम लोग कहते हैं या फिर कह रहे हैं, जो गुजरात में पाई जाती थी, ठीक है। ये भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे काफ़ी हद तक। एंड मतलब हम तो ये एक्सपोर्ट कर जाते, फिर हमें क्या मिलता था, हमें मतलब ऑब्वियसली कॉपर एक कहा जा रहा है, मतलब ऐसे गेस किया है साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं था, मतलब बैक होम। हड़प्पन की बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उनमें कुछ कुछ एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं। द बेड्स ऑफ द कार्नेलियन, बेड्स ऑफ द एक्सकैवेटेड एट द सूसू प्रेजेंट डे ईरान। तो ये सारे जो हैं उस पत्थरों से बने हुए हैं, है ना। और ये देखिए हड़प्पन आइवरी कॉम्ब, ओ माय गॉड। ये कंघी है, आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमन। तो ये ओमन में मिला है दोस्तों। तो किस हद तक मतलब हमारा बिजनेस ट्रेड था कि हम कहीं कई दूसरे देश तक हम लोग पहुंच रहे थे। आगे चलते हैं। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज्ड लैंड रूट्स एंड रिवर्स एंड द सी फॉर more distant destinations. This is the first intensive maritime activity in India. Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal regions of Gujarat and Sindh. Lothal, a small settlement in Gujarat, has a surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of two football grounds. Okay, this basin must have been a dockyard. Okay, that is a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि ऐसे जो बिजनेस ट्रेड होती थी, जो व्यापार होती थी, ऑब्वियसली लोग मतलब सड़क से जाया करते थे, लैंड रूट से जाया करते थे या फिर नदियाँ से जाया करते थे, और लेकिन जो ज़्यादा दूर जाने वाली हो समुद्र के माध्यम से जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड़प्पन सेटलमेंट्स जो हुए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि कोस्टल रीजन्स जो गुजरात के हैं और सिंध के हैं, तो उसमें स्पेशल मतलब लोथल की बात की जा रही है। देखिए कि हम लोथल जो है वो बहुत ही फेमस था क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा मतलब 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक ऐसा जगह बनाया गया था समुद्र के पास, ठीक है, जो कि मतलब यूज़ होता था किस लिए, तो एक तरह से नाव वहाँ पे आएगा, अपना सामान उतारेगा, चला जाएगा या फिर सामान लेकर जाएगा, तो उस सब काम के लिए डॉक्यूमेंट बना हुआ था। ओके, such elaborate trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. Okay, this seems to have been a chief purpose of thousands of small seals, okay, which have been excavated from many settlements. Okay, these seals were generally made up of, okay, steatite, a soft stone that would be hardened through heating. Okay, they measure only a few centimeters and generally depict animals figures with above them a few signs that are part of a writing system, but that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood. What is certain is that they somehow relate to trade activities. तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, कि इतना बड़ा व्यापार जब हम लोग करते हैं देश विदेश के साथ,
तो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के साथ हमें बिज़नेस करना है या फिर इसके साथ डील करना है। ऑब्वियसली अगर हम 1-2 है तो काम हम पहचान सकते हैं, लेकिन कई सैकड़ों लोग आ रहे हैं साथ में बिज़नेस करने के लिए अलग-अलग चीज़ों का, तो वो कैसे पता तो उस समय हमने सील का इस्तेमाल किया, ओके। तो ये जो सील है ऑब्वियसली एक तरह से बना हुआ था क्या, एक ऐसे सॉफ्ट स्टोन से जो कि हीट करने पे वो टाइट मतलब सख्त हो जाता था कुछ ज़्यादा ही और, ठीक है। उस पे मतलब कई जानवरों के पिक्चर्स बने हुए थे और कुछ लिखे हुए थे पिक्टोग्राफी में, है ना? जो राइटिंग सिस्टम अभी भी हम नहीं समझ पाते हैं, ओके। सो ये एक तरीका था ताकि हम लोग वो समझ पाए कि किस चीज़ का व्यापार चल रहा है। देखिए दोस्तों, जिस डॉकयार्ड की हम बात कर रहे थे ये रहा डॉकयार्ड, अ ह्यूज डॉकयार्ड एट द लोथल, है ना? यहाँ पे आराम से उतारा चढ़ाया जा सकता था। और ये देखिए ये सील्स हो गए, हरप्पन सील शोइंग अ यूनिकॉर्न, हरप्पन सील शोइंग अ बुल, हरप्पन सील शोइंग अ हॉर्न्ड टाइगर। तो ये सारे सील्स इस्तेमाल होते थे वही बिजनेस ट्रेड में जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। The lives of the ancient archaeologists have unearthed many objects, okay, made and used by हरप्पन। सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जो वो लोग डेली यूज़ में करते थे, ठीक है। आप इन पिक्चर्स को देख लीजिएगा अपने बुक में। एंड इसमें कुछ समझने को तो कुछ है ही नहीं, हम बस देख के देख सकते हैं, दैट्स इट। और ये सब भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के ये सब बनाए गए थे, मूर्तियाँ हो गई। ओके दोस्तों, चलिए लास्ट पैराग्राफ में ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट सेशन में आ चुके हैं, है ना? इट्स नॉट द एंड और अ न्यू बिगनिंग। सो इसमें क्या है, अराउंड 1900 BCE this Sindhu Saraswati civilization, despite all its achievements, began to fall apart. The cities were abandoned by one. Okay, if any inhabitants remained, they adopted a rural lifestyle in a changed environment. It appears that the earlier government or administrations no longer existed. Gradually, the Harappans scattered over hundreds, if not thousands, of small rural settlements. तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन की बात की जा रही है। मतलब किस तरह के लोग जो है वो गिरने लगा और एक एक करके सब लोगों ने छोड़ दिया, है ना? एंड देन जो भी लोग बचे थे तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उनका तो कोई अब राजा रहा नहीं, कोई गवर्नमेंट सरकार रही नहीं, तो वो भी मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। और कैसे ये पूरा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो किस तरह से छोटे छोटे हजारों में सैकड़ों गाँवों में बस गए अलग अलग, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, वॉट कॉज दिस डिक्लाइन? आर्कोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर्स। लॉन्ग बैक इट was thought that okay, warfare or invasion may have destroyed the cities, but there is no trace of warfare or invasion. Indeed, the Harappans do not seem to have kept any army or weapons of war. As far as the evidence goes, it seems to have been a relatively peaceful civilization. तो दोस्तों क्या कि मतलब आखिर वो क्यों डिक्लाइन हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है। बहुत सारे मतलब फैक्टर्स बताए गए थे भाई कई साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। पहले हमने ये सोचा कि शायद कोई युद्ध होगा, एंड युद्ध में मतलब ऑब्वियसली एक दूसरे को लोग मार देते हैं, है ना? तो ऐसे शहर तबाह हो गया होगा शायद। लेकिन हमें कोई वहाँ पे मतलब युद्ध का कोई सीन नहीं मिला, ना हमें कोई हथियार मिला, क्योंकि हड़प्पन वाले जो हैं काफ़ी नरम दिल के लोग थे, है ना? जिनको ये सब पीसफुल चीज़ें ही पसंद थी, ना कि वॉर वगैरह करना, दूसरों का लैंड को हड़पना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते थे। टू फैक्टर्स आर करेंटली अग्रीड अपॉन। फर्स्ट, a climatic change which affected much of the world from 2200 BCE onward, causing reduced rainfall and a drier phase. This would have made agriculture more difficult and could have reduced food supply to the cities. Second, the Saraswati River dried up in its central basin. Suddenly, cities, okay, there such as Kalibangan and or Banawali were abandoned. Okay, there could have been other factors, but these two remind us of how much we depend on climate and the environment for our well-being. तो दोस्तों मतलब दो फैक्टर जो है हमें हमें बिल्कुल सहमति मिलती है, क्योंकि सबूत भी हैं। पहला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अराउंड मतलब 2200 BC के दौरान क्या हुआ कि बारिश जो है काफ़ी कम हो गई और सूखा पड़ने लगा। तो जब सूखा हुआ तो ऑब्वियसली खेती ज़्यादा नहीं होगी, खेती ना होने की वजह से शहरों में अनाज नहीं पहुंच रहा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो सरस्वती नदी है वो भी मतलब सूख चुकी थी ऑलमोस्ट, ठीक है, कम्प्लीटली। तो इस वजह से मतलब वहाँ पे उस तट पे रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता, ना खेती हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा, ठीक है।
तो मतलब ये जो 2 रीज़न है ये हमें ये बताते हैं कि क्यों मतलब हमारे लिए, हम मानव जीवन के लिए एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। Although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on to the next phase of Indian civilization, which we will explore in a future chapter. तो दोस्तों यहाँ क्या बोला कि ठीक है, ये हमने देखा कि शहर जो है तबाह तबाह हो गई। क्या रीज़न रहा होगा वो हम लोग अभी भी मतलब डाउटफुल में ही हैं, लेकिन उसके जो भी कल्चर था, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो बच गई, रह गई, और वो दूसरे दूसरे मतलब शहरों को मिल गई, या फिर दूसरे सिविलाइजेशन को मिल गई, जो भारत में हम आगे देखेंगे। दैट्स ऑल दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लीजिएगा, एंड एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ये तुम्हें एग्जाम में मदद करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। The Indus, Harappan or Sindhu Saraswati civilization is one of the oldest of the world. Its inhabitants, the Harappans, created planned cities with efficient water management, diverse crafts, and a brisk trade. A productive agriculture brought a variety of crops to the cities. The civilization eventually declined, probably because of climatic and environment changes. People returned to a rural lifestyle. तो दोस्तों, इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। ये जिस्ट होता है एक तरह से। ठीक है, तो क्या बताया है यही कि हड़प्पन कह लीजिए, इंडस कह लीजिए, या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कह लीजिए, ये दुनिया का मतलब दुनिया में से जो भी पुराने सिविलाइजेशन उनमें से ये एक है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने मतलब कैसे अपना शहर बसाया, और पानी को मतलब हाँ, पानी को बचाते हुए अपने उसको मैनेज किया, और कैसे अलग अलग कलाओं पे काम भी किए। ठीक है, और कैसे व्यापार भी किए। ठीक है, और इनका जो एग्रीकल्चर की वजह से मतलब कई अलग अलग फसल उन्होंने उगाया, है ना। एंड फिर बाद में उनका पतन हो जाता है, ये बिकॉज ऑफ कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, या फिर कोई हो सकता है कि पीपल जो लोग हैं वो अपने गांव के लाइफस्टाइल में वापस चले गए। ठीक है, दैट्स ऑल दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये पूरे चैप्टर में आपको जो भी डाउट लग रहा हो, हालांकि कुछ होना नहीं चाहिए इस वीडियो के बाद, मुझे लगता है। ठीक है, मैंने पूरी एनर्जी के साथ आपको ये चैप्टर समझाया है, एंड आई होप यू गेट दिस चैप्टर। एंड अगर नहीं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसको ख़त्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, आई होप you have enjoyed this session. Please do like, share and subscribe my channel. Okay, and keep advising me in comment section if you want anything. Thank you. Jai Hind.